किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। किसान भाइयों आइए पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। किसानों को आपदा राहत के लिए 1455.57 करोड़ रुपए जारी। कृषि वैज्ञानिकों से गांवों को गोद लेने का आह्वान। केंद्र सरकार के आदेश पर प्रदेश भर में संकर बीजों की बिक्री का अभियान। संगोष्ठी में तय की गई खरीफ में अधिक उत्पादन की रणनीति और ट्रेडिशनल सीड बैंक की स्थापना का आह्वान। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार ने ओलावृष्टि और बेमौसम बरसात की वजह से फसलों की बर्बादी झेलने वाले किसानों की आर्थिक मदद के लिए 500 करोड़ रुपए और जारी कर दिए हैं। किसानों की मदद में पैसे की कमी आड़े न आए, इसके लिए राज्य सरकार ने आकस्मिक निधि का आकार 600 करोड़ से बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपए कर दिया है। यह रकम आकस्मिक निधि से ही जारी की गई है। प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश ने बताया कि प्रदेश सरकार अब तक किसानों के लिए 1455.57 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कृषि वैज्ञानिकों से अपील की है कि सभी कृषि वैज्ञानिक कम से कम एक गांव गोद लें और किसानों को नई नई कृषि तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री की तर्ज पर प्रभारी वैज्ञानिक भी नियुक्त किए जाएंगे। इस समय गुणवत्ता युक्त कृषि उत्पादों की बेहद जरूरत है। इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिकों की मदद आवश्यक है। केंद्र सरकार के आदेशानुसार प्रत्येक जनपद के चयनित विकास खंडों पर संकर बीजों की बिक्री स्टॉल लगाकर की जाएगी। पंजीकृत किसानों को खरीफ में गुणवत्ता युक्त संकर बीज अनुदान पर उपलब्ध कराने के लिए जनपद के जिला कृषि अधिकारी द्वारा चयनित विकास खंडों पर कंपनियों द्वारा स्टॉल लगाकर संकर बीजों का विक्रय प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक किया जाएगा। सुनिश्चित व्यवस्था के अंतर्गत जनपद में कृषक किसी भी कंपनी का भारत सरकार द्वारा नोटिफाइड संकर बीज जो उस क्षेत्र के लिए उपयुक्त हो खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगे। खरीफ फसलों की उत्पादकता की रणनीति तैयार करने के लिए 7 मई 2015 को लखनऊ में मंडल स्तरीय खरीफ गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर व अमेठी आदि जनपदों के संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। इस मौके पर उपरोक्त जनपदों से आए किसानों ने अपनी समस्याएं रखी, जिनके तत्काल निदान का यथासंभव प्रयास किया गया। गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे लखनऊ के मंडल आयुक्त श्री महेश कुमार गुप्ता ने अधिकारियों को समस्त जरूरी कृषि निवेश समय से किसानों को मुहैया कराने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री राजीव कुमार सिंह ने पुराने बीजों के संरक्षण के लिए ट्रेडिशनल सीड बैंक की स्थापना पर जोर दिया है। कृषि विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि खेती पर बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं, मगर पुराने और मशहूर किस्म के बीजों के संरक्षण की राज्य में कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों का इस दिशा में ठोस पहल करने का आह्वान किया। प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त ने इस अवसर पर खरीफ की उत्पादकता वृद्धि पर जोर दिया। और अब किसान भाइयों के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सामयिक सलाह। भारी मृदा, अधिक वर्षा, अधिक मृदा में नमी, सघन रोपाई, कम प्रकाश, तीव्र प्रकाश और नत्रजन की अधिक मात्रा पौधशाला की बीमारी को बढ़ावा देता है। अतः इन सभी कारकों का समुचित प्रबंध करना चाहिए। इसके लिए पॉलीथीन, एग्रोनेट, मसलिन की पतली जाली या छाया के लिए हरी जाली का मेहराबदार संरचना बनाकर आवश्यकतानुसार ढकना चाहिए। मिट्टी में लाभदायक एवं हानिकारक दोनों तरह के सूक्ष्म जीवों का भंडार है, अतः मिट्टी के स्वास्थ्य का कृषि क्रियाओं द्वारा समुचित प्रबंधन करना चाहिए, जैसे समय से भू परिष्करण, गर्मी की जुताई, हरी खाद का प्रयोग, अनुकूल कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात, संतुलित पोषक तत्व एवं समुचित वायु प्रवाह इत्यादि। एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन का विवेकपूर्ण प्रयोग करें एवं अमिश्रणीय जीवनाशियों, पादप वृद्धि हार्मोन्स एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों को एक साथ न मिलाएं। एकांतरित एवं सजातीय खरपतवार नियंत्रण की समुचित व्यवस्था करें, जिससे खेत में रोग कारकों का उन्मूलन हो सके। मिट्टी से उत्पन्न रोगों के प्रबंधन के लिए फसल चक्र एक महत्वपूर्ण युक्ति है। इसके लिए किसी रोग विशेष के लिए अपोषक फसलों का चयन करें। बेमौसमी सब्जी की खेती को निरुत्साहित करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर रोग कारकों का चक्र टूटता नहीं है और उनकी उत्तरजीविता बढ़ जाती है। तोड़ाई के पश्चात सब्जियों का समुचित प्रबंधन करना चाहिए, जिससे सब्जियों को सड़ने एवं उनके बीजों को संक्रमण से बचाया जा सके।
हमेशा रोग सहनशील संकर प्रजातियों की खेती करना चाहिए। संकर प्रजातियों में रोग सहनशीलता एवं बीज जनित रोगों का सही ज्ञान करके ही लगाएं। और आइए अब एक नजर डालते हैं कृषि उत्पादों के मंडी भावों पर। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में गेहूं का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। मेरठ में 1465 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 1460 रुपए, फैजाबाद में 1450 रुपए और मुरादाबाद में 1450 रुपए प्रति क्विंटल। चावल के भावों पर नजर डालें तो मेरठ में चावल का भाव 2810 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 2020 रुपए, फैजाबाद में 2060 रुपए और मुरादाबाद में 2075 रुपए प्रति क्विंटल। कई मंडियों में चने के भावों पर नजर डालें तो मेरठ में चने का भाव 3600 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 4420 रुपए, फैजाबाद में 3670 रुपए और मुरादाबाद में 5025 रुपए प्रति क्विंटल। सब्जियों के भावों पर नजर डालें तो मेरठ में आलू का भाव 390 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 400 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 600 रुपए और मुरादाबाद में 460 रुपए प्रति क्विंटल। प्रदेश की मंडियों में प्याज का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। मेरठ में 910 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 1425 रुपए, फैजाबाद में 1505 रुपए और मुरादाबाद में 1250 रुपए प्रति क्विंटल। बैगन के भावों पर नजर डालें तो मेरठ की मंडी में बैगन का भाव 540 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 915 रुपए, फैजाबाद में 1030 रुपए और मुरादाबाद में 770 रुपए प्रति क्विंटल। प्रदेश की मंडियों में हरी मिर्च का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। मेरठ में 1120 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 3000 रुपए, फैजाबाद में 2010 रुपए और मुरादाबाद में 1900 रुपए प्रति क्विंटल। टमाटर के भावों पर नजर डालें तो मेरठ की मंडी में टमाटर का भाव 920 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 1665 रुपए, फैजाबाद में 1160 रुपए और मुरादाबाद में 1640 रुपए प्रति क्विंटल। विभिन्न मंडियों में लौकी का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। मेरठ में 480 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 810 रुपए, फैजाबाद में 700 रुपए और मुरादाबाद में 425 रुपए प्रति क्विंटल। कद्दू के भावों पर नजर डालें तो मेरठ की मंडी में कद्दू का भाव 380 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 875 रुपए, फैजाबाद में 440 रुपए और मुरादाबाद में 850 रुपए प्रति क्विंटल। फलों के भावों पर नजर डालें तो पपीते का भाव मेरठ की मंडी में 650 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 1765 रुपए, फैजाबाद में 1925 रुपए और मुरादाबाद में 1200 रुपए प्रति क्विंटल। इसी प्रकार सेब के भावों को देखें तो मेरठ की मंडी में सेब का भाव 5120 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 6690 रुपए, फैजाबाद में 6520 रुपए और मुरादाबाद में 5250 रुपए प्रति क्विंटल। मौसमी का भाव मेरठ की मंडी में 1250 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 2685 रुपए, फैजाबाद में 1820 रुपए और मुरादाबाद में 1700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद
और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, कहते हैं कि उन्नत खेती का ढंग यदि हम अपनाएंगे, ऊसर बंजर में भी फसल उगाएंगे। बहनों भाइयों, अगर हम ऊसर बंजर में खेती करना चाहते हैं तो हमें वैज्ञानिक ढंग से खेती करनी चाहिए। लेकिन यह ढंग क्या होना चाहिए और इसे कैसे अपनाना चाहिए, इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं ऊसर भूमि सुधार की विधियां। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लखनऊ के वरिष्ठ प्रबंधक परियोजना डॉक्टर नंद किशोर जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद सुनील जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये ऊसर भूमि क्या है और ये कैसे बनती है? ऊसर भूमि जो है ऐसी भूमि जिसमें जो पीएच मान जिसका जमीन का 8.5 से अधिक होता है, विनिमयशील सोडियम क्लोराइड और सोडियम के कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, इस तरह के जो तत्व हो जाते हैं वो उसमें मिट्टी में अधिकता हो जाती है और इनके फलस्वरूप जो है सफ़ेदी सी रेह सा नमक जैसा मिट्टी की ऊपरी सतह पर इकट्ठा होता है, नज़र आता है। तो ऐसी ज़मीन में जो है कोई भी फसल किसान भाई अगर लगाते हैं तो कोई भी फसल उस जमती ही नहीं है। पैदा होना तो बहुत दूर, और अगर थोड़ी बहुत जमाव भी होगा तो उसमें उसकी बढ़वार नहीं होगी। पूरे खेत में जगह जगह छांदे और बड़े बड़े उसरीले पैच नज़र आते हैं। कहने का मतलब ये कि ऊसर ज़मीन में किसान भाई कोई भी फसल पैदा नहीं कर पाते हैं। तुलसी दास जी ने भी कहा है, ऊसर वर्षे तृण नहीं जामा। तो ऐसी ज़मीन जो है ऊसर ज़मीन होती है। अब इसके बनने के, ऊसर का आपने पूछा है कि ऊसर बनता कैसे है, तो ऊसर बनने के जो है एक तो प्राकृतिक तरीका है। प्राकृतिक कुदरत की वजह से जो है जहाँ मिट्टी बनी वहाँ पहले से ही वो छारी जो है चट्टानें और उस तरह से सभी थी लवड़ की, तो उससे टूट करके जब मिट्टी बनी तो उसमें वो लवड़ जो है छारी लवड़ वो अधिक हो गए, उसकी वजह से ऊसर हुआ। दूसरा जो है कुदरती रूप से वहाँ पे जो है शुष्क जलवायु है, वहाँ पे कुदरती रूप से पानी जो है छारी है, उससे सिंचाई करने से मिट्टी हो गई। तो ये कुदरती तरीके हैं जिसकी वजह से हुई। और जो मानवीय हैं, मानवीय पहलू ये है कि किसानों ने क्या है कि खेती करना छोड़ दिया किसी ज़मीन में, तो वो धीरे धीरे लवड़ जो है उसके ऊपर जो है मिट्टी की सतह पे इकट्ठे हो गए, तो वो उसका जो है पीएच मान उसका बढ़ गया, उसरीलापन ऊपर बढ़ गया, तो फसल पैदा होना बंद हो गया। दूसरा क्या है, किसान एक ही फसल चक्र को अपनाता है। धान गेहूं लगातार कई वर्षों तक एक ही फसल चक्र को अपनाया, तो उससे जो है सारा जो है उसकी जो भौतिक और रासायनिक और संरचना जो है मिट्टी की वो बिगड़ गई, पूरी बिगड़ गई। तीसरा क्या है कि नहर जो बनाई गई, तो नहर के किनारे जो है पानी की रिसाव से जो नहर के किनारे वाली जितनी जमीनें हैं उनमें जो है ये जो लवड़ है मिट्टी की ऊपर की सतह पर
एकत्रित हो गए। और जो भूगर्भ जल स्तर होता है, पानी जमीन से जो पानी बोरिंग करके सिंचाई करते हैं किसान भाई, तो उसमें क्या किया है कि ऐसे कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां भूगर्भ जल स्तर, पानी का जो स्तर है बिल्कुल ऊपर है। ऊपर का मतलब है 2 मीटर 4 मीटर इस तरह से है जी। तो अगर भूगर्भ जल स्तर ऊपर है तो उसी से पानी निकाल करके सिंचाई करनी चाहिए। अब उसकी सिंचाई न करके किसान भाइयों ने जो सतही सिंचाई के सिस्टम है, तरीके हैं, उनसे सिंचाई की, तो भूगर्भ जल स्तर और ऊपर आ गया। तो ये सब कारण है जिनकी वजह से आपका ऊसर जो है बना है और बनता जा रहा है। अच्छा, जब हम ऊसर भूमि में सुधार की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि भाई इसकी आवश्यकता क्या है। आवश्यकता देखिए इसलिए है कि इसके आप पर्यावरणीय दृष्टिकोण से देख लें तो ऊसर के जो तत्व होते हैं, कण होते हैं, सोडियम होते हैं, उस पूरे क्षेत्र में फसल की पैदावार कम होगी, पर्यावरण वहाँ का प्रदूषित रहेगा। जब भी हवा चलेगी, हवा के साथ में वो कण जो है पूरे हवा में फैल जाएंगे और वहाँ पे जो है जो जानवर होंगे उनको भी जो है अच्छे किस्म का, अच्छी क्वालिटी का, गुणवत्ता का चारा बिल्कुल नहीं मिलेगा ही नहीं। हाँ। तो इस तरह की चीजें हैं। दूसरा जो है क्या है कि किसान की जो आर्थिक दशा है, आर्थिक स्थिति है, वो बहुत बिगड़ जाती है। कहने को तो ऊसर जमीन है उसके पास में, लेकिन उस जमीन में पैदा नहीं होता। हाँ, तो समाज में भी बहुत निंदा होती है उसकी कि भाई देखिए इतनी जमीन है लेकिन उसमें पैदा कुछ नहीं हो रहा है। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा अभिशाप है किसान भाइयों के लिए जिनके पास भी ऊसर जमीन है और उसमें कोई भी फसल वो कर नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या ऊसर भूमि में सुधार वास्तविक रूप से संभव है? जी हाँ, ऊसर जमीन को अगर किसान भाई ध्यान दें, बातों को समझें, तकनीकी को समझें और उसका इस्तेमाल करें तो निश्चित रूप से ऊसर जमीन में अच्छी जमीन की तरह फसल की पैदावार ली जा सकती है। तो लेकिन किसान को पूरे मन से उस जमीन को सुधारने के लिए लगना पड़ेगा, मतलब और धैर्य भी रखना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, क्या विधियां हो सकती हैं ऊसर भूमि सुधार की? ऊसर भूमि को सुधार की विधियां तो 3 है ऐसे तो। एक तो भौतिक विधि है जी, दूसरी रासायनिक विधि है, तीसरी जैविक विधि है। भौतिक विधि तो ये है सीधा सीधा जहां कहीं भी ऊसर है, किसान भाइयों को चाहिए कि उस ऊसर जो नजर आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, जो सामने जो ऊपरी सतह दिखाई दे रही है, ऊपरी सतह जो नजर आ रहा है, बिल्कुल जो लवड़ जो है बिल्कुल हो गए हैं, उनको सबको बटोर करके, खुरच करके और खेत से बाहर ले जा करके किसी गड्ढे में उसको दबा दें, या फिर जहां पानी बहाव के नाला है, जल निकासी नाला है, उसमें उसको डाल दें जिससे वो बह करके चला जाए। अच्छा, जो ऊपरी सतह है वो खुरच दें पूरी जी। दूसरा काम ये करें कि उसमें पानी भर के उसको जल निकासी नाली से निकाल दें, तो पानी के साथ में वो जो लवण है वो निकल जाएंगे। तीसरा तरीका क्या है, उसमें पानी भरें और 10 दिन तक पानी भरा रहने दें, तो लीचिंग से उसमें जो है जो ऊपरी 3 इंच की सतह में जो लवण है, सोडियम के लवण है, वो उस 3 इंच की सतह से नीचे की सतह में चले जाएंगे। क्योंकि हमारी फसलों के लिए मिट्टी का जो ऊपर की 3 इंच की सतह है वो बहुत वही बढ़वार के लिए, उसकी पैदावार के लिए, पोषक तत्वों के लिए आवश्यक होती है। तो उसमें हमको जो सोडियम के जो लवण है उससे हटाना है। तीसरा तरीका क्या है, जुताई, गहरी जुताई कर दें। गहरी जुताई करने से क्या होगा कि ऊसरीले जमीन में आप देखेंगे कि ऊपर की 3 इंच में तो बहुत ज्यादा सांद्रता होती है इसकी, लवण की जो है 15% से भी ज्यादा होते हैं, और नीचे की सतह में उतने ज्यादा नहीं होते हैं। तो उस गहरी जुताई से भी, और उसकी जो कंकड़ की सतह होती है, बन जाती है ककड़ीली, वो भी जो है गहरी जुताई से टूटती है, तो गहरी जुताई करने का भी एक तरीका है। इसके अलावा हमारे रासायनिक तरीका है। रासायनिक तरीके में जो तरीका है कि जिप्सम का है। तो जिप्सम क्या करता है कि जिप्सम जो मिट्टी के कणों में जो लवण सोडियम जो लगा होता है उसको ये जिप्सम हटा देता है, और उसकी जगह पर कैल्शियम होता है जिप्सम में, वो कैल्शियम उसकी जगह पर मिट्टी के कण से चिपक जाता है जाकर के। तो जो क्षारीयता होती है मिट्टी की, वो क्षारीयता भी खत्म कर देता है। अच्छा, अम्ल जो है वो क्षारीयता खत्म करेगा, और जो लवण है सोडियम उसको जिप्सम का कैल्शियम उसकी जगह ले लेगा, सोडियम की जगह कैल्शियम आ जाएगा। इस तरह से मिट्टी की हमारी जो है रासायनिक जो उसकी दशा है वो हमारी सुधर जाती है, और फिर हमारी भौतिक दशा भी उसकी जमीन की सुधर जाती है। मतलब उसकी उर्वरा शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगती है। वो बढ़ जाने लगती है। जैसे आपने जैविक विधि बताई, तो ये जैविक विधि में किस तरह से भूमि सुधार कर सकते हैं? जैविक विधि में क्या है कि किसान भाइयों को जो कार्बनिक पदार्थ हैं, जितने कार्बनिक पदार्थ हैं, कूड़ा करकट, गोबर की खाद, प्रेसमड, जो फसल के अवशेष होते हैं, पुआल होता है, ये जलकुंभी होती है, ये जितने कार्बनिक पदार्थ हैं ये सारे सारे खेत में किसान डाल करके पानी भर के अगर सड़ाएंगे तो उससे क्या होता है कि वो
H2S बनेगा, ढेंचा की बुआई करेंगे, ढेंचा की जड़ों से ढेंचा पलटेंगे, उससे भी H2S बनेगा। तो इससे पानी के साथ में ये सल्फ्यूरिक वो अम्ल बना देता है जी। तो कार्बनिक अम्ल जो बनाएगा, एसिड बनाएगा, उससे हमारा उससे भी भूमि में सुधार हो सकता है, खत्म हो जाता है। और उसकी जड़ों से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है पौधों की, तो उससे भी जो है वो बनता है, कार्बनिक अम्ल बनता है। तो जब भी वो अम्ल बनेगा तो क्षारीयता को खत्म करेगा। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी दी हमारे किसान बहन भाइयों को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान एवं उपग्रह से प्राप्त चित्रों के विश्लेषण के अनुसार प्रदेश एवं लखनऊ के निकटवर्ती क्षेत्रों में 10 मई तक आसमान साफ रहेगा और खिली धूप निकलेगी, जबकि 11 मई को कहीं कहीं पर घने और कहीं कहीं पर छिटपुट बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में घटते अंतर के कारण उमस भरी गर्मी और बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार जहां लखनऊ व आसपास के क्षेत्रों में आज का अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहा तथा हवा का प्रवाह 18 किलोमीटर प्रति घंटे रहा एवं आर्द्रता 12% दर्ज की गई, वहीं 9 मई को औसत अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। 17 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी तथा आर्द्रता 13% रहेगी और आसमान साफ रहेगा। जबकि 10 मई को अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। इस दिन हवा 11 किलोमीटर की रफ्तार से चलने की संभावना है। आर्द्रता बढ़कर 17% तक आ जाएगी और प्रातःकाल आसमान में घने बादल छाए रहेंगे, जिनसे उमस बढ़ेगी। जबकि आगरा मौसम केंद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार आज आगरा और उसके आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। देवरिया मौसम केंद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार आज देवरिया और उसके आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। दिन में हवा 8 किलोमीटर की रफ्तार से चली और आर्द्रता 28% दर्ज की गई। वहीं 9 मई को अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। 10 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी और आर्द्रता 22% तक रहने की संभावना है। जबकि 10 मई को अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। 12 किलोमीटर की गति से हवा चलेगी तथा आर्द्रता 20% रहने की संभावना है और आसमान साफ रहेगा। इसी प्रकार 11 मई को अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। दिन में 12 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी तथा आसमान पर छिटपुट बादल नजर आएंगे और आर्द्रता 23% तक रहेगी। किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ मंगलवार को फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।